कक्षा 12 भूगोल विषय का हम 11वां अध्याय पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमें विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उस अध्याय को पढ़ रहे थे। और उसके अंदर जो है हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो आधार हैं वो पढ़ लिए थे। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उन्हें हमें पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 4 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला है व्यापार का परिणाम, दूसरा है व्यापार का संयोजन, तीसरा है व्यापार संतुलन और चौथा है व्यापार की दिशा। व्यापार का जो परिणाम है, इसका मतलब ये है, परिणाम का मतलब यहाँ पे उसके तोल से है, उसके माप से है। अब व्यापार जो है इसमें वस्तुओं को तो फिर भी हम तोल सकते हैं, लेकिन जो सेवाएं दी जा रही है इनको हम तोल नहीं सकते। तो उस माध्यम से जो है व्यापार का परिणाम है, इसको हम जो देखते हैं इस प्रकार। व्यापार का परिणाम, व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल परिणाम कहलाता है। व्यापार की वस्तुओं का जो वास्तविक तोल होता है उसका कहलाता है, उसका परिणाम कहलाता है। परिमाण भी कह सकते हैं आप इसको, परिणाम भी कह सकता है। लेकिन व्यापारिक सेवाओं को तोल में नहीं मापा जा सकता। जो सेवाएं दी जा रही है, किसी प्रकार डॉक्टर अगर किसी को सेवा दे रहा है तो उसको माप नहीं सकते, कोई अध्यापक अगर किसी को पढ़ा रहा है तो उसको माप नहीं सकते, कोई वकील जो है आपको कानून से संबंधित जो दे रहा है उसको तोल में नहीं नाप सकते। तो ये जो सारी चीज़ें इनको हम तोल में नहीं नाप सकते। अतः इसका क्या करते हैं, अतः व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं को जो है कुल व्यापार के परिणाम के रूप में जाना जाता है। मतलब उसका जो मूल्य है, वस्तु का जो मूल्य है, पैसों के रूप में जो है उसको आंका जाता है और उससे ही जो है व्यापार का परिणाम हमें पता चलता है। दूसरा क्या है, व्यापार का संयोजन। व्यापार संयोजन में देखिए कि विगत जो शताब्दी हुई इसमें देशों के द्वारा जो है आयातित तथा निर्यातित वस्तुएं, जो वस्तुएं खरीदी जाती थी या बेची जाती थी, उन वस्तुओं के जो प्रकार थे वो भिन्न थे। किस प्रकार से थे? प्रारंभिक समय के अंदर जो है प्राथमिक जो उत्पाद थे उनका व्यापार था, उनके व्यापार की जो प्रधानता थी। बाद के अंदर जो धीरे धीरे है उन प्राथमिक उत्पादों की जगह विनिर्माण या द्वितीय जो व्यवसाय, द्वितीय तृतीय व्यवसाय के जो सही उत्पाद थे, उन उत्पादों का जो है व्यापार होने लगा। देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। विगत शताब्दियों में देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित, आयातित खरीदी गई, निर्यातित बेची गई वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए हैं। पहले जहां प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, प्राथमिक उत्पाद कृषि से संबंधित हो गए, संग्रहण से संबंधित हो गए, मछली का उत्पादन हो गया या लकड़ी वगैरह काटना, इनसे संबंधित थे। बाद में विनिर्माण जो वस्तुएं हैं उनकी प्रमुखता प्राप्त कर ली है। बाद के अंदर जो इन चीज़ों के द्वारा या उद्योगों से जो तैयार माल था उन्होंने जो है इसमें प्रमुखता या उनकी जो प्रधानता हो गई, मुख्य रूप से उनका व्यापार किया जाने लगा। वर्तमान में विश्व में निर्माण क्षेत्र का जो है आधिपत्य है। निर्माण जो क्षेत्र है, विनिर्माण जो क्षेत्र है जिसके द्वारा कच्चे माल से तैयार माल जो है तैयार किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, उसकी जो है आधिपत्य हो गया। मतलब जो ज़्यादा भाग जो है वो इस व्यापार ने ले लिया उसका। तीसरा जो है वो है व्यापार की दिशा। इतिहास के तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वर्तमान भारत जैसे जो विकासशील देश हैं वहाँ मूल्यपरक वस्तुएं, मूल्यपरक वस्तुएं के अंदर क्या क्या हो सकता है? हस्तशिल्प निर्मित माल जो यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था, यूरोपीय देशों में भेजा जाता था। हस्तशिल्प, हमारे यहाँ की हस्तशिल्प जो है वो बहुत विशेष थी। एक माचिस की डिब्बी के अंदर जो है पूरी साड़ी को समेट के रख दिया जा सकता था और अंगूठी के जो बीच में छेद होता है उसके अंदर से पूरा थान जो होता है, कपड़े का पूरा गट्ठा, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इतना अच्छा जो है हमारे यहाँ पे हस्तशिल्प था। तो ये जो वस्तुएं हैं ये हम यूरोपीय देशों को क्या करते थे? निर्यात करते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान जो है व्यापार की दिशा में परिवर्तन हुआ। यहाँ से जो है कच्चा माल और खाद्य पदार्थ जो है वो यूरोपीय देशों में जाने लगा और वहाँ से जो निर्यात, वहाँ से विनिर्माण वस्तुओं के द्वारा या उन वस्तुओं से, कच्चे माल से तैयार माल जो है वो भारत जैसे विकासशील देशों के अंदर या यूरोपीय देश के जितने उपनिवेशक देश थे उन देशों की ओर आने लगा। जितना कच्चा माल था वो उसके उपनिवेशक देशों से यूरोप में जाता था और तैयार माल जो है वो यूरोपीय देशों से जो है उसके उपनिवेशक देश थे, भारत जैसे कई सारे, तो उन देशों के अंदर जो है आता था। वर्तमान में व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति बदल गई है। चौथा जो है व्यापार संतुलन, बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 में भी अपने से पढ़ा होगा, यहाँ भी देख लीजिए एक बार। व्यापार संतुलन, व्यापार घटना वगैरह आपने पढ़ा होगा। यहाँ देखिए, सीधा सीधा अगर आप अर्थ लें व्यापार संतुलन का, तो व्यापार संतुलन का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है कि हम जितनी मात्रा के अंदर वस्तुएं बेच रहे हैं या जितनी मात्रा के अंदर हम वस्तुएं खरीद रहे हैं उसके अनुपात में अगर हम वस्तुएं बेच रहे हैं उसके समान, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में, ठीक है, हमें किसी प्रकार का लाभ भी नहीं है और किसी प्रकार का घाटा भी नहीं है। लेकिन हम वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं और उससे कम मूल्य की वस्तुएं जो है वो बेच रहे हैं, तो हमने खरीदा ज़्यादा, खरीदने के बदले हमने पैसे ज़्यादा दिए
और हमने जो माल बेचा उसका जो है हमारे पास पैसा कमाया, तो हमारे क्या है, हम किसमें है, घाटे में। क्या है, घाटा। इसे हम क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम जो माल बेच रहे हैं उसका मूल्य ज्यादा है अपेक्षाकृत हम जो माल खरीद रहे हैं उसके, तो हम जो है किसमें है, लाभ में है। ठीक है। और लाभ को हम किसमें प्रदर्शित करेंगे, प्लस इंटू या धनात्मक इंटू। मतलब हमारे द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का मूल्य जो है वो हमारे द्वारा बेची गई मूल्यों के वस्तुओं के मूल्य से अधिक है तो हमें घाटा है, और हमारे द्वारा बेची गई वस्तुओं का मूल्य जो है उस वो ज़्यादा है अपेक्षाकृत किसके, हम जो वस्तुएं खरीद रहे हैं उसके, तो हम जो है लाभ में हैं। हमारा जो व्यापार जो है वो क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। हमें व्यापार घाटा नहीं हो कि व्यापार लाभ है। वो किस प्रकार है उसको देखिए। व्यापार संतुलन एक देश से के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा परिणाम का प्रलेखन करता है। प्रलेखन का मतलब प्रदर्शित करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है, आयात का मूल्य क्रय की गई वस्तु का मूल्य निर्यात की गई वस्तु के मूल्य से अधिक है, तो देश का जो व्यापार है वो संतुलन किस प्रकार का होगा, ऋणात्मक होगा। उसने क्रय ज्यादा किया है और विक्रय कम मूल्य का किया है, मतलब उसे क्या है, घाटा है, तो वो क्या होगा, संतुलन उसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा या फिर प्रतिकूल होगा। ठीक है। वहीं यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है, हमने जो वस्तुएं बेची उनका मूल्य ज्यादा है अपेक्षाकृत किसके, जो वस्तुएं हमने खरीदी, तो क्या होगा, देश का जो व्यापार संतुलन है वो धनात्मक होगा अथवा अनुकूल होगा। ठीक है। एक देश की आर्थिक स्थिति में व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन में गंभीर निहितार्थ होते हैं। इसके अंदर कई सारी चीजें जो है वो छिपी हुई होती है। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होता है कि देश जो है वस्तुओं के खरीदने के अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों की बिक्री से अर्जित करता है। मतलब अपने सामानों से जो जितना प्राप्त हो रहा है उससे ज़्यादा जो है वो क्या कर रहा है, वस्तुओं को खरीद रहा है। ठीक है। दूसरा, इसको अगर हम आगे बढ़े तो जितना कि अपने सामानों की बिक्री से अर्जित करता है, ये अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति को भी प्रेरित करता है। अगर उसे व्यापार घाटा है, अगर वो जो है वस्तुएं जो उसके पास व्यय कर रहा है ज़्यादा और उससे जो उसको सामान जो उसे प्राप्त हो रही है, जो अर्जित कर रहा है वो कम, तो वो क्या है, वित्तीय संचय की समाप्ति को अभी प्रेरित कर रहा है, उस देश की जो है अर्थव्यवस्था को ऋणात्मक प्रदर्शित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसके दो प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार किस प्रकार है, एक तो पहला है द्विपार्श्विक व्यापार और दूसरा जो है बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक का मतलब ये है कि एक देश है ए और एक देश है बी। ठीक है। ए देश जो है अपनी वस्तुओं को, कच्चे माल को या तैयार माल को बी देश को बेच रहा है, जो इसके पास अतिरेक है, जो इसके पास वस्तुएं ज्यादा है उनको, और बी देश जो है वो अपनी वस्तुओं को जो है किसको बेच रहा है, ए देश को बेच रहा है। मतलब ये इसके पास, ए देश के पास जो अतिरेक है वो किसे बेच रहा है, बी देश को, और बी देश के पास जो अतिरेक है वो किसको बेच रहा है, ए देश को। मतलब ये जो व्यापार जो है कितने देशों में चल रहा है, दो राष्ट्रों में चल रहा है, इन दोनों देशों के अंदर चल रहा है, तो वो कौन सा व्यापार हो गया, द्विपार्श्विक व्यापार हो गया। वहीं बहुपार्श्विक व्यापार जो है इसके अंदर क्या होता है, ए देश है, बी देश है, सी देश है, डी है, ई है, ऐसे कई सारे देश हैं, दो से अधिक देश हैं, तो वो कौन सा हो गया, बहुपार्श्विक व्यापार हो गया। इसमें हम देखें, ए देश जो है ये अपने माल को बी को भी बेच रहा है, डी को भी बेच रहा है, सी को भी बेच रहा है और ई को भी बेच रहा है। ठीक है। और ये जो है किसी अन्य देश से भी सामान खरीद रहा है, वो सामान यहाँ भी जा रहा है, वो यहाँ भी जा रहा है। मतलब एक देश का केवल दूसरे देश के साथ ही व्यापार नहीं होके दो से अधिक देशों के साथ भी अगर उसका व्यापार होता है तो वो किसकी श्रेणी में आता है, बहुपार्श्विक व्यापार की श्रेणी में आता है। कई सारे देश जो हैं आपस के अंदर व्यापार कर रहे हैं, तो वो किसकी श्रेणी के अंदर आ रहा है, बहुपार्श्विक में आ रहा है। और अगर दो देश की, एक ले रहा है, एक दे रहा है, दूसरा भी ले रहा है और दे रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। कुल मिला के दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक और बहुत सारे देशों के अंदर होने वाला बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। समझ में आ गया? आगे चलो।
आगे हम चलें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसके कुछ लाभ हैं। इसके लगभग जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ तो हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ अच्छे जो हैं कुछ लाभ हैं, उनको हम देखते हैं। पहला लाभ है उत्पादन में वृद्धि। अब उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, उसको समझें। एक देश है, वो मान लीजिए उसकी आवश्यकता जो है उसके देश की या उसका जो उत्पादन है वो 100 है, ठीक है। और ये जो 100 उत्पादन है, इसका कोई भी वस्तु जो है उसका उत्पादन 100 किलोग्राम भी होता है, कुछ भी एक आप ये मात्रक मान लीजिए कि 100 है उसका उत्पादन, और इसका उपभोग जो है इतना उपभोग जो है ये इसके राष्ट्र में हो जाता है। 100 से कम तक का जो उपभोग वो कहाँ हो जाता है, इसी के देश में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो संसाधन है वो क्या है, ज़्यादा है। उत्पादन की क्षमता इसकी ज़्यादा है लेकिन उपभोग कम है, इसलिए कितना उत्पादन कर रहा है, 100 मात्रक या जितनी आवश्यकता है उतना ही उत्पादन कर रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा और उसके देश में या उसके जो जिस स्थान पर वो रह रहा है वहाँ पे अगर वो कच्चा माल जो है उसकी दूसरे देशों के अंदर मांग बढ़ेगी तो वो अपने उत्पादन की क्षमता जो है, इसके पास संसाधन तो ज़्यादा है, उत्पादन की क्षमता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ का माल जो है वो कहाँ जाएगा, दूसरे देशों के अंदर भी जाएगा। तो इससे क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास जो है संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन जो उसकी खपत है, जो उसका बाजार है वो कम है, तो वो उतना उत्पादन करेगा और उसका अगर अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है इससे क्या होता है, उसका जो बाजार है वो विस्तृत हो जाता है, मांग ज़्यादा बढ़ती है, तो उत्पादन जो है वो क्या करेगा, उत्पादन में वृद्धि करेगा उस मांग की पूर्ति के लिए। दूसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अगर व्यक्ति के उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होने के साथ एक तो क्या है, वहाँ पे जितने रहने वाले मजदूर हैं उन सबका जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उनकी जो है उनको जो दिया जाने वाला वेतन है वो भी बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ से माल विदेशों के अंदर जा रहा है तो विदेशों से हमें जो है विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी, विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी, और विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो हमारे जो जीडीपी है ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन विदेशों से प्राप्त होने वाली जो धनराशि है वो भी बढ़ेगी। तो उससे क्या होता है, हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्र जो है पहले उसके पास जो पैसा था वो केवल अपने देश की सीमाओं तक ही सीमित था, वहीं उस वस्तुओं का जो है वो बेचान हो रहा था, वहीं से जो उसको लाभ हो रहा था। लेकिन अब दूसरे देशों के अंदर भी वस्तुएं बेचने से वहां से भी जो है उसके पास धनराशि आ रही है, तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तीसरा है अतिरिक्त का निर्गम। अतिरिक्त का मतलब होता है अतिरिक्त, क्या होता है, अतिरिक्त। एक व्यक्ति है जिसके पास या एक राष्ट्र है, उसके पास माल ज्यादा है लेकिन खपत कम है, और उसके पास जो है अतिरिक्त चीजें जो है वो वेस्टेज मान लो, जो है उसको किसी मान लो, वो अतिरिक्त चीजें जो है उसके पास ज्यादा है, उत्पादन उसका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा तो वो जो उत्पादन है वो उसके पास रखा रहेगा जो अधिक है। जैसे मांग जो है वो 500 की है और उसका जो उत्पादन है वो 1000 है, तो उसके पास 500 वस्तुएं जो क्या रहेगी, उसकी पूर्ति करने के बाद अतिरिक्त रहेगी, अतिरिक्त रहेगी, तो उस अतिरिक्त का जो है वो क्या हो जाता है, निर्गम हो जाता है। उसे क्या है, वो बाहर की तरफ भेज देता है, उसका समाधान हो जाता है। उसके पास जो अधिक उत्पादन था उसे कहाँ कर दिया, उसने दूसरे राष्ट्र को बेच दिया। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसके लाभ हैं। आगे संसाधनों का कुशल प्रयोग। उत्पादन में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय भी आएगी, अतिरिक्त का निर्गम भी हो रहा है, तो संसाधनों में कुशल प्रयोग होगा ही होगा। उसका जो छोटी से छोटी उपयोगी जो वस्तु है उनका सारा का जो है वो उपयोग करने की कोशिश करेगा। हो सकता है जैसे कोई चीज़ जो है, एक जैसे मान लीजिए खदान से कोई किसी खदान से जो है खनन प्राप्त किया, और उस खनन को प्राप्त होने से उसमें कई प्रकार की धातुएं जो है वो निकली। अब हो सकता है कि जिस राष्ट्र ने वहाँ खनन किया है तो उसमें से किस धातुओं की उसको समझ नहीं हो, या कुछ धातुएं जो है वो उसके यहाँ उपयोगी नहीं हो, तो जो दूसरी धातुएं हैं वो क्या करेगा, वो दूसरे राष्ट्र को बेच सकता है जो उनकी आवश्यकता पूरी कर रही हो। ठीक है, तो जैसे लोहा है, लोहा जो है उसकी 4 प्रकार की जो है उसके अंदर लोहा है इसकी मात्रा के आधार पर उसकी किस्में हैं। अब हो सकता है कि हमारे पास जो है उसकी जो 2 किस्में हैं, इन 2 किस्मों का ही प्रयोग करने की जो है हमारे पास क्षमता है, और 2 किस्में जो है उसका प्रयोग करना ही नहीं जानते, या फिर उसके अंदर जो मशीनरी काम आती है उनकी जो तकनीक है वो हमारे पास नहीं है, तो उससे क्या होगा, दूसरे राष्ट्र को भेज देंगे तो वो जो 2 प्रकार की किस्में जो हमारे लिए अनुपयोगी थी वो दूसरा राष्ट्र जो है उसका कुशल तरीके से प्रयोग कर सकता है। अन्य बात एक ये और समझिए कि अगर हम उत्पादन कर रहे हैं और उस उत्पादन में किस प्रकार की खामियां हैं,
तो खामियां जो है दूसरे राष्ट्र में जाएगी तो हम जो है उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, तो वहाँ भी जो है संसाधनों की कुशलता जो है उसके प्रयोग की कुशलता जो है वो निकल कर सामने आएगी। दूसरा आता है नेक्स्ट जो इसका प्रयोग है वो है श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लाभ। श्रम का विभाजन हो जाता है पहली बात। दूसरा क्या है विशिष्टीकरण, कि कोई व्यक्ति जो है इन सबकी चीज़ों के उत्पादन के अंदर विशेष योग्यता रखता है तो वो जो है निकल कर सामने आता है। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास श्रमिक जो है वो अच्छी किस्म के नहीं है, अच्छे जानकार नहीं है, तो विदेशों से भी जो है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ से जो उस चीज़ों के अच्छे जो श्रमिक हैं, कुशल जो श्रमिक हैं, वो क्या है इससे निकल कर सामने आते हैं। एक प्रकार की विशिष्टता, कोई चीज़ के ऊपर छाप लग जाती है ये चीज़ जो है वहाँ की फेमस है, तो वो जो है विशिष्टीकरण भी निकल कर सामने आता है। बाजार का विस्तार तो होता ही है, राष्ट्रीय अगर उत्पादन में वृद्धि होगी और अतिरेक का हम जो है निर्गमन कर रहे हैं तो बाजार का विस्तार होगा। पहले जो है देश की सीमाओं के अंदर ही इसका व्यापार हो रहा है, विश्व के अन्य देशों के साथ भी इसका जो है व्यापार साझा हो रहा है या वस्तुएं जो है वो निर्गमित की जा रही है, तो बाजार जो है इसका विस्तार भी होगा। जहाँ पहले एक सीमित क्षेत्र के अंदर जो है वो वस्तुओं का बेचान हो रहा था, वो विश्व के अन्य देशों के साथ होने से एक विस्तृत क्षेत्र हो जाएगा। जो सीमाएं हैं भौगोलिक सीमाएं वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है और अन्य देशों के साथ भी जो है व्यापार क्रियाएं संपन्न होती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, उत्पादन में वृद्धि, और बड़े पैमाने पर एक ही बात है कि दूसरे देशों की अगर आवश्यकता होगी तो पहले जो जिन चीज़ों का उत्पादन कर रहा था उसके अधिक मात्रा में उत्पादन करेगा, क्योंकि अधिक से अधिक लाभ उसको प्राप्त होगा। ज़्यादा उत्पादन करेगा तो दूसरे देशों को भी जो है वो सप्लाई कर सकता है, तो बड़े पैमाने का उत्पादन होगा। वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता जो है, जो वस्तुएं हमारे यहाँ पर नहीं है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से दूसरे देशों से जो है आयात की जा सकती है, उनसे मंगाई जा सकती है, और जो वस्तुएं वहाँ पर नहीं है वो वहाँ पे भेजी जा सकती है। जैसे भारत के अंदर जो पेट्रोलियम संसाधनों की कमी है, तो हम अन्य जो खाड़ी देश हैं अरब, ईरान, इराक वगैरह, वहाँ से सऊदी अरब वगैरह, वहाँ से जो है पेट्रोलियम वगैरह खरीदते हैं, और वहाँ पर जो धातुएँ या जो वस्तुएँ नहीं हैं वो वस्तुएँ जो हैं हम यहाँ से वहाँ पर पहुँचाते हैं। इसके बाद है मूल्यों की क्षमता। मूल्यों की क्षमता का मतलब है समानता से, इससे है समानता से। मूल्यों में क्षमता किस प्रकार आएगी, जैसे मान लीजिए कोई देश है, वो एक वस्तु की जो कीमत है वो $100 उसने निश्चित कर रखी है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो अन्य देशों के अंदर भी जो है हम उसकी जो कीमत है उसका निर्धारण करके, और जहाँ पे कम कीमत होगी वहाँ से लेने का प्रयास करेंगे। अगर एक जो जैसे दुकानदार है किसी वस्तु की कीमत जो है ज़्यादा रखता है, दूसरा कम रखता है, तो हम क्या करेंगे, कम वाला जो है उससे लेंगे, अगर वही चीज़ उसमें मिल रही है तो ऐसा ही विश्व के जो व्यापार होगा उसके अंदर होता है। तो जहाँ पे कम उसको प्राप्त होगी, कम रुपये के अंदर वो वस्तु प्राप्त होगी, वहाँ से लेगा। तो लास्ट के अंदर क्या होगी, एक प्रकार से कीमतों के अंदर इसमें समानता आ जाएगी, क्योंकि माल सबको बेचना है, तो जो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा अधिक मूल्य में माल बेच रहा था वो भी जो उसकी कीमतों क्या करेगा, कम कर लेगा, या कम वाला जो है वो भी एक प्रकार से जो है एक समानता हो जाएगी, ज़्यादा अंतर जो है उनके अंदर नहीं रहेगा। तो मूल्यों की समानता भी आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, क्योंकि अगर एक देश ज़्यादा रखेगा तो दूसरे देश जहाँ से कम है वहाँ से लेनी जाएगी। और सांस्कृतिक लाभ तो है, सांस्कृतिक लाभ इस प्रकार है कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो हमें जो वस्तुओं की आवश्यकता है वो हमारे पास नहीं हो तो बाहर से आ जाएगी। विदेशी संस्कृति, वहाँ की भाषा जो है वो भी हमें इस प्रकार के व्यापार से सीखने को मिलती है। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो हानियाँ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।